डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में स्टैंडर्ड फॉर्म 4 पढ़ेंगे टू शोल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पहले हमने फॉर्म 1, 2 एंड 3 डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इस लेक्चर में स्टैंडर्ड 4 के बारे में पढ़ेंगे। आपने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी 1, उसके अंदर क्या था, वो टर्म है जिसमें वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर टर्म सिर्फ पी और क्यू को इन्वॉल्व करती हैं। सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने पढ़ा था कि z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस ए फंक्शन ऑफ पी एंड क्यू, और उस इक्वेशन को हम क्लेरेट इक्वेशन भी कहते थे। और थर्ड इक्वेशन में आपने पढ़ा था कि वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो इन्वॉल्व करती हैं पी क्यू एंड z को। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एंड लास्ट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हेयर इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। अगर आपके पास इक्वेशन इस टाइप से है कि f1 ऑफ x कोमा पी इज इक्वल टू f2 ऑफ y कोमा पी, मतलब p और x की टर्म में एक तरफ हो जाएं और q और y की टर्म में एक तरफ हो जाएं, और जिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में और साथ में क्या है z मिसिंग है, तो उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की जो टाइप है वो स्टैंडर्ड फॉर्म 4 होगी। कहते हैं इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म में z डज नॉट अपीयर, z आपके पास अपीयर नहीं होगा, एंड द टर्म्स कंटेनिंग x एंड p आर ऑन वन साइड। वो टर्में जो p और x को कंटेन करती हैं वो एक साइड हो जाएंगी, और जो टर्में y और q को कंटेन करती हैं वो एक अनदर साइड हो जाएंगी। ओके, तो जो वो फंक्शन है गिवन इक्वेशंस है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं f1 ऑफ x कोमा p माइनस f2 ऑफ y कोमा q इज इक्वल टू 0। और ये जो टर्म है बच्चों z को कंटेन नहीं करती, इसलिए पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू z क्या होगा, आपके पास 0 के इक्वल होगा। क्लियर। और आपको चारपिट एक्सिलरी इक्वेशन के बारे में पता है, तो थस द चारपिट एक्सिलरी इक्वेशंस टेकन द फॉर्म, ये फॉर्म बन जाएगी dx बाय माइनस करली f बाई करली p। ठीक है, कैपिटल f है, आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो अभी, कैपिटल f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p, कैपिटल f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू। ओके, हर जगह आपके पास क्या है बच्चों, यहाँ पर कैपिटल f है, और कैपिटल f किसके इक्वल आपके पास, कैपिटल f इज इक्वल टू स्मॉल f1 माइनस में f2। ओके, तो डेरिवेटिव ऑफ dx के साथ आएगा कैपिटल f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p। जब आप इस कैपिटल f का डेरिवेटिव बच्चों विद रिस्पेक्ट टू p करेंगे तो आपके पास आएगा करली f1 बाई करली p, और करली f2 बाई करली p करोगे तो 0 आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर कोई भी टर्म p में नहीं है। तो dx के साथ बच्चों आ जाता है माइनस करली करली f1 बाई करली p, और सिमिलरली इसी तरीके से dy के साथ आ जाएगा माइनस करली f2 बाई करली q, dz के साथ ये टर्म आ जाएगी, dp के साथ ये टर्म आ जाएगी, और dz के साथ बच्चों टर्म आ जाएगी माइनस करली f2 बाई करली y। ओके, अब हम एक तो ये फोर टर्म और एक फर्स्ट टर्म लेके चलते हैं बच्चों। ओके, टेकिंग द फर्स्ट एंड फोर टर्म में आपके पास है dp बाय करली f1 बाई करली x इज इक्वल टू, और फर्स्ट टर्म में है dx के साथ माइनस करली f1 बाई करली p। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, माइनस करली f1 बाई करली p dp इज इक्वल टू करली f1 बाई करली x के साथ dx, तो करली f1 बाई करली p dp राइट हैंड साइड में लेंगे, प्लस करली f1 बाई करली x dx इज इक्वल टू 0। क्लियर है स्टूडेंट्स। और लेकिन आपके पास f1 क्या है बच्चों, f1 तो फंक्शन है x एंड p का। अगर आप करली f1 निकालें, अगर f1 आपके पास x एंड p का है तो इसका टोटल डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, f1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dx और f1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p dp, तो विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि f1 x कोमा p मतलब f1 ऑफ x कोमा p इज इक्वल टू 0। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग दैट फंक्शन, जब हम इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, करली f1 बाई करली x dx प्लस करली f1 बाई करली p dp इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब आपके पास क्या है, ये टर्म, दैट टर्म इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज करली f1 इज इक्वल टू 0, और करली f1 इज इक्वल टू 0 मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f1 इज 0। तो इसका मतलब f1 को क्या होना पड़ेगा बच्चों, एक को किसी कांस्टेंट के इक्वल होना पड़ेगा, तो f1 इज इक्वल टू a। बट ये भी हमारे पास गिवन है कि f1 ऑफ x कोमा p किसके इक्वल है, f2 ऑफ y कोमा p y कोमा q, तो इसलिए f2 को भी क्या होना पड़ेगा, a के बराबर। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो देयरफॉर हमारे पास क्या आ जाता है, f1 ऑफ x कोमा p इज इक्वल टू a। सिमिलरली आपको ये दे रखा है कि f1 ऑफ x कोमा p इज इक्वल टू f2 ऑफ y कोमा q,
तो दिस इम्प्लाइज F2 ऑफ y कोमा क्यू भी क्या आ जाएगा आपके पास ए के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है। तो सॉल्विंग द अबोव इक्वेशन, अब आपके पास ये जो फंक्शन है x और p की फॉर्म में है और यहाँ किसके इक्वल है a के, तो इस इक्वेशन से भी आपके पास कोई भी एक इक्वेशन है x p और a की फॉर्म में एक इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन से हम बच्चों p की वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म ऑफ a एंड x। इस इक्वेशन से हम p की वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म ऑफ a एंड x। जो p की वैल्यू आई इन टर्म ऑफ a एंड x उसका नाम हमने रख दिया F1, कैपिटल F1 x कोमा a। सिमिलरली ये जो इक्वेशन है बच्चों ये किसकी फॉर्म में है, y q एंड a की फॉर्म में है, तो यहाँ से हम q की वैल्यू निकाल लेते हैं a एंड y की फॉर्म में और उसका नाम हमने रख दिया F2 ऑफ y कोमा a। क्लियर है। इन दो इक्वेशन से हमने p और q की वैल्यू निकाल ली। अगर आपको p और q की वैल्यू मिल जाती है तो आपको पता है कि सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, dz इज इक्वल टू p dx प्लस q dy। यहाँ पर p की वैल्यू पुट कर दो और यहाँ पर क्या है q की वैल्यू पुट कर दो और दोनों तरफ क्या ले लो बच्चों, इंटीग्रेशन। नाउ टेकिंग द इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑफ dz इज z एंड इंटीग्रेशन ऑफ दैट टर्म प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दैट टर्म प्लस में b विच इज द कंप्लीट इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म 4 थी। इसमें क्या पहचान है इसके लिए, p और x की टर्म एक तरफ हो जाएं और y और q की टर्म एक तरफ हो जाएं और उनको किसी अर्बिट्रेरी कांस्टेंट के इक्वल रखो। अर्बिट्रेरी कांस्टेंट के इक्वल रखने के बाद उन दोनों इक्वेशनों से p और q की वैल्यू निकाल लो और p और q की वैल्यू dz इज इक्वल टू p dx प्लस q dy में पुट कर दो और इंटीग्रेट करने पर हमें क्या मिल जाएगा, कंप्लीट इंटीग्रल सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट। तो इस बेस पर बच्चों हम एक क्वेश्चंस करते हैं फ्रॉम एक्सरसाइज से। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रॉम द एक्सरसाइज 3.3। गिवन इक्वेशन आपके पास दे रखी है px इज इक्वल टू 4xy, px इज इक्वल टू 4xy। हमने देखा कि इस इक्वेशन में z मिसिंग है। ओके। और फिर हमने देखा कि p और x की टर्म में अलग हो सकती हैं और q और y की टर्म में अलग हो सकती हैं, तो इसलिए हमने क्या किया, p के नीचे x ले आए और 4y और के नीचे आप क्या ले आए, q ले आए। क्लियर है। तो वी हैव ये इक्वेशन किस टाइप की है, f1 ऑफ x कोमा p। अगर इसको आप मान लो कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, f1 ऑफ x कोमा p मतलब p बाई एक्स के, और इसको हम मान लेते हैं f2 ऑफ y कोमा q, तो ये क्या है 4y प्लस में q। तो वी हैव p बाई एक्स माइनस 4y बाई q इज इक्वल टू 0, दैट इज p1 ऑफ x कोमा p इज इक्वल टू f2 ऑफ y कोमा q इज इक्वल टू 0। तो इट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म 4। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म 4 का है तो उस क्वेश्चन को करने के लिए जो आपके पास f1 ऑफ x कोमा p है उसको a के इक्वल मान लो और जो f2 ऑफ y कोमा q है उसको भी a के इक्वल मान लो। तो यहाँ से आपके पास p बाई एक्स, f1 ऑफ x कोमा p किसके इक्वल है, p बाई एक्स के, तो p बाई एक्स इज इक्वल टू a, तो ax इज इक्वल टू p, तो p की वैल्यू आ जाती है बच्चों ax। सिमिलरली 4y बाई क्यू किसके इक्वल है a के, तो a क्यू किसके इक्वल आ जाएगा 4y के, और यहाँ से q की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 4y बाई a। p और q की वैल्यू आपको मिल गई और p और q की वैल्यू अगर आपको मिल जाती हैं तो उसका सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, dz इज इक्वल टू p dx प्लस q dy। तो ये dz है, यहाँ पर p की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर q की वैल्यू पुट कर दी और इसको इंटीग्रेट कर दिया। dz का इंटीग्रेशन z आ जाएगा, ax का इंटीग्रेशन ax स्क्वेयर बाई 2 और 4y बाई a का इंटीग्रेशन आ जाएगा 4y स्क्वेयर बाई 2a और प्लस में b इज़ द इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट। तो z इज इक्वल टू ax स्क्वेयर बाई 2 प्लस 2y स्क्वेयर बाई a प्लस b। इट इज़ द रिक्वायर्ड कंप्लीट इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। ओके। अब हम बच्चों इसी क्वेश्चन का हम जनरल सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं। जनरल सॉल्यूशन आपको पता है कैसे निकालते हैं, b को आप मान लीजिए कि b इज़ द फंक्शन ऑफ आप मान लीजिए कि b इज़ द फंक्शन ऑफ a। तो टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन हम एज्यूम कर लेते हैं कि b इज़ द फंक्शन ऑफ a, तो b को रिप्लेस कर देते हैं a से, फाई ऑफ a से। ओके। अब इसको डिफरेंशिएट, तो फॉर द जनरल सॉल्यूशन आपको बताया गया है कि क्या मानना है, b को फाई ऑफ a मान लेते हैं। तो z आपके पास क्या बन जाएगा, z इज इक्वल टू ax स्क्वेयर बाई 2 प्लस 2y स्क्वेयर बाई a प्लस फाई ऑफ a।
अब इस इक्वेशन को क्या करते हैं बच्चों, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू ए किया। जब इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू ए करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, अब इक्वेशन नंबर 4 और 5 में से हम क्या करेंगे, ए को एलिमिनेट करेंगे, और ए को एलिमिनेट करने के बाद जो इक्वेशन आएगी वो हमें क्या देगी, जनरल सॉल्यूशन ऑफ दैट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो अब प्रोसेस क्या है कि एलिमिनेटिंग ए फ्रॉम 4 and 5, 4 और 5 इक्वेशन में से ए को एलिमिनेट करेंगे और वी कैन ऑब्टेन द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ 1। अब हम इसी इक्वेशन का बच्चों क्या निकालना चाहते हैं, जनरल सॉल्यूशन सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं। सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए क्या मेथड होता है, जो आपके पास कंप्लीट इंटीग्रल सॉल्यूशन आया है उसके अंदर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक ए और एक बी। इन दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंटों को हमें एलिमिनेट करना है फॉर द सिंगुलर सॉल्यूशन। टू एलिमिनेट ए एंड बी वी टेक द डेरिवेटिव ऑफ कंप्लीट इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। तो इस इक्वेशन का बच्चों डेरिवेटिव कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। जब आप इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बी करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बी 0, ये भी 0, ये भी 0, और b का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू b करोगे तो 1 आ जाएगा। तो मतलब आपको क्या मिला, 0 इज इक्वल टू 1 विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब दिस इक्वेशन हैज़ नो सिंगुलर सॉल्यूशन। ओके, और इसी टॉपिक पे बच्चों एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। से क्वेश्चन नंबर 20 हेयर। इन क्वेश्चन नंबर 20 फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल। आपके पास इक्वेशन दे रखी है कि रूट पी प्लस रूट क्यू इज इक्वल टू 2x। ओके, अब हमें इस की पहचान करनी है कि ये कौन सी फॉर्म का है। पी और क्यू फर्स्ट फॉर्म का नहीं है, सेकंड फॉर्म का भी नहीं है, थर्ड में आपको z चाहिए वो भी नहीं है, तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म 4 का बन सकता है। तो आपने क्या किया, p और x की टर्म में एक तरफ कर ली, बाकी टर्मों को राइट हैंड साइड में ले गए। तो ये p और x की टर्म में है, ये q और y इसमें मिसिंग है, तो इसका मतलब y आपके पास 0 का काम करेगा। तो f1 ऑफ x कोमा p का काम किसने किया, रूट p माइनस 2x ने किया। f2 ऑफ y कोमा q का काम किसने किया, माइनस में रूट q ने किया। तो आपके पास क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म 4 है, मींस f1 ऑफ x कोमा p इज इक्वल टू f2 ऑफ y कोमा q। ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये x और p का फंक्शन है, ये y और q का फंक्शन है और आपस में इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये किसी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के इक्वल होंगे, और वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमने क्या मान लिया बच्चों, a। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, रूट p माइनस 2x इज इक्वल टू a, रूट p इज इक्वल टू a प्लस 2x, टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड, p इज इक्वल टू a प्लस 2x का होल स्क्वेयर, माइनस रूट क्यू इज इक्वल टू ए, टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड। तो आपके पास क्या मिल जाता है, q इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। तो बच्चों आपको क्या है, p की भी वैल्यू मिल चुकी है और q की भी वैल्यू मिल चुकी है। जब आपको p और q की वैल्यू मिल जाए तो सॉल्यूशन लिखना है, और सॉल्यूशन किस टाइप से लिखते हैं, आपको पता है कि सॉल्यूशन dz किसके इक्वल होता है, dz इज इक्वल टू dz किसके इक्वल होता है, p dx प्लस q dy के। तो dz इज इक्वल टू, यहाँ पर p की वैल्यू पुट कर दो। अभी आपने देखा था p की वैल्यू क्या आई थी, p इज इक्वल टू a प्लस 2x का होल स्क्वेयर। ठीक है, तो p की वैल्यू पुट कर दी हमने, a प्लस 2x का होल स्क्वेयर dx, और q की वैल्यू पुट कर दो, q की वैल्यू क्या है, a स्क्वेयर, तो a स्क्वेयर इंटू में dy। तो इस इक्वेशन को बच्चों अब क्या कर देते हैं, हम इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेट करेंगे dz का इंटीग्रेशन तो z आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे a प्लस 2x की पावर 2 प्लस 1 3 डिवाइड में 3, और इसका डेरिवेटिव करेंगे, a का डेरिवेटिव 0, 2x का डेरिवेटिव 2, और वो नीचे लिख देंगे। तो a स्क्वेयर y प्लस c इज द इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास इसका कंप्लीट इंटीग्रल सॉल्यूशन आ जाता है बच्चों, 6z इज इक्वल टू a प्लस 2x क्यूब प्लस 6a स्क्वेयर y प्लस में b, जहाँ पर b किसका काम कर रहा है, 6c का। ओके, इट इज़ द कंप्लीट इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके, एक और क्वेश्चन बच्चों इसी टॉपिक पे कर लेते हैं। से क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम एक्सरसाइज 21 फ्रॉम एक्सरसाइज 3.3 हेयर। तो इक्वेशन दे रखी है, हेडिंग है फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ दैट इक्वेशन, x इंटू 1 प्लस वाई इंटू पी इज इक्वल टू वाई इंटू 1 प्लस एक्स इंटू में q। क्यों ना, अब आपने देखा कि ना तो ये फर्स्ट फॉर्म का क्वेश्चन बन सकता, ना ये सेकंड का, ना ही थर्ड का, तो फोर्थ फॉर्म का ये क्वेश्शन दिख रहा है, क्योंकि इसमें z मिसिंग है। तो अगर फोर्थ फॉर्म का है तो इसको फोर्थ फॉर्म की स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए p और x की टर्म में एक तरफ कर लेते हैं, q और y की टर्म में एक तरफ कर लेते हैं।
तो x और p यहाँ रख लिया, 1 + x को यहाँ लेके आएंगे तो नीचे आ जाएगा, y और q को ऊपर रख लिया, 1 + y को वहाँ लेके जाएंगे तो नीचे आ जाएगा। क्लियर है। विच इज ऑफ द फॉर्म, ये इक्वेशन किस टाइप की होगी, f1 ऑफ x, p इज इक्वल टू f2 ऑफ y, q, इट इज़ ए फंक्शन ऑफ x एंड p, इट इज़ ए फंक्शन ऑफ y एंड q, और यह दोनों आपस में इक्वल है। तो ऐसा तभी पॉसिबल है ये जब दोनों आपस में किसी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के इक्वल होंगे, और मान लेते हैं वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है, a। तो x अपॉन 1 + x इंटू पी ए के इक्वल है, y अपॉन 1 + y q इज इक्वल टू a। यहाँ से p की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से q की वैल्यू निकाल ली, इसके अंदर dz इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई के अंदर पुट कर देते हैं। यहाँ p की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ q की वैल्यू पुट कर दी, और इसको इंटीग्रेट किया। a 1/x का इंटीग्रेशन log x, x/x 1 इंटू dx और dx का इंटीग्रेशन x, फिर a 1/y का इंटीग्रेशन log y से y कट जाएगा, dy बचेगा, dy का इंटीग्रेशन y प्लस में b, वेयर b इज द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। a कॉमन लिया दोनों में से, log x प्लस log y प्लस x प्लस y, और इस टर्म को हम लिख सकते हैं बच्चों log ऑफ xy प्लस x प्लस y प्लस b। इट इज़ द कंप्लीट इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो आप एक्सरसाइज 3.3 की प्रैक्टिस कीजिए, और उसकी जो कोई भी प्रॉब्लम है वो बताना, उसको सोल्व करेंगे। ओके, तो डू एक्सरसाइज 3.3 कम्प्लीटली विच इज़ बेस्ड ऑन द 4 स्टैंडर्ड फॉर्म टू सोल्व partial differential equation. Okay students.